हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे और स्वस्थ रहिए। आज मैं आपके सामने साइकोलॉजी के अंतर्गत व्यवहार अध्ययन की 5वीं विधि लेके आई हूँ, प्रयोग विधि। और अपनी प्रयोग विधि शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल फिजिक्स टूल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी लगना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमारी पूरी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए प्लीज़। और हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो और आपके ज़रूरत के अनुसार आपको वीडियो भेज सकें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो प्लीज़ अंत तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि शॉर्टकट विधि हमारे अंतर्गत नहीं आती। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी 5वीं विधि, प्रयोग विधि। इससे पहले हम 4 विधियां दोस्तों पढ़ चुके हैं। पहली विधि थी अवलोकन विधि, दूसरी विधि थी साक्षात्कार विधि, तीसरी विधि थी, हम बोलते बोलते इनको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी विधि थी आपकी प्रश्नावली विधि, चौथी विधि थी मनोवैज्ञानिक विधि और अब 5वीं विधि हमारी प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंट मेथड। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रयोग विधि और यही एकमात्र ऐसी विधि है जो बार बार अभ्यास करने से या कुछ करके दिखाने से ही उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो प्रयोग विधि ये नहीं कि कोई भी कार्य कर लिया और वो प्रयोग के अंतर्गत आ जाता है। प्रयोग विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मनोविज्ञान के अंतर्गत पहली प्रयोगशाला का निर्माण विलियम वुंड ने किया था 1879 जर्मनी लिप्जिग में। देखिए इस चीज को मैं लिख रही हूं, सबसे पहली प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण 1879 में, अंडरलाइन कर रही हूं, जर्मनी में लिप्जिग, इसको इंग्लिश में लिख देती हूं, लिप्जिग नामक क्षेत्र पे विलियम वुंड ने की थी। मनोविज्ञान के अंतर्गत सर्वप्रथम पहली प्रयोगशाला का निर्माण फ्रेंड्स जर्मनी में हुआ था और सन 1879 में हुआ था। और जर्मनी में जो स्थान था जहां पर पहली प्रयोगशाला निर्मित हुई थी उस जगह का नाम है लिप्जिग और जिस वैज्ञानिक ने किया था उनका नाम है विलियम वुंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टिक लगा रही हूँ, प्लीज आप भी इसको मार्क कर लीजिए। बहुत इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम पहली प्रयोगशाला किसने निर्मित की थी, तो हमारा उत्तर होगा विलियम वुंड ने। किस क्षेत्र में निर्मित हुई थी, तो हमारा उत्तर होगा लिप्जिग। किस देश में हुई थी, हमारा उत्तर होगा जर्मनी। और किस सन में हुई थी, ये हमारा उत्तर होगा 1879। इस 2 लाइनों के अंतर्गत दोस्तों आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि प्रयोग विधि के अंतर्गत क्या किसी भी बच्चे पर प्रयोग करना संभव है? नहीं दोस्तों, किसी भी बच्चे पर, हम किसी भी छात्र पर प्रयोग नहीं कर सकते अगर उसकी अनुमति ना हो। मान लीजिए कि मैं किसी को नहीं जानती,
एक बच्चा ऐसा है जिसको मैं कभी नहीं देखा, मैंने उसको कभी नहीं देखा, मैं उसको नहीं जानती, और मुझे मेरे एडवाइज़र ने बोला कि इस बच्चे पर आप प्रयोग कीजिए, तो क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं मित्रों, मैं उस पर प्रयोग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि प्रयोग से पहले उस बच्चे का व्यवहार मेरे को समझना होगा, ठीक है। उसके चरों को, किस चर को नियंत्रित करता है उसको समझना होगा। तो प्रयोग की सबसे अच्छी परिभाषा है कि नियंत्रित अवस्थाओं में किया गया प्रयोग ही क्या होता है, एक प्रयोग विधि के अंतर्गत शामिल होता है। यानी नियंत्रित अवस्थाओं में किया गया प्रयोग ही किसके अंतर्गत शामिल होता है, प्रयोग के अंतर्गत शामिल हो गया। यानी नियंत्रित अवस्थाओं में जिस प्रयोग में हम अध्ययन करते हैं, इसका उदाहरण एक देती हूँ मैं आपको कि एक बच्चा है, उस बच्चे को आज पहली बार क्लास में आया है, एक टेस्ट लिया जिसके उसके 40 या 50 नंबर आ गए, तो 50 में से 49 आए हैं उस बच्चे के। 50 में से कितने आए हैं? 49 नंबर। तो क्या पहले दिन के बेस पे मैं उस बच्चे के नंबर देख के बता सकती हूँ कि इंटेलिजेंट बच्चा है? आप कहते हैं हाँ, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। अगर उसके 50 में से 49 नंबर आते हैं और मैं उसको एक ब्रिलियंट बच्चा मान करके उसको क्या कर देती हूँ, उसका व्याख्या कर देती हूँ कि ये बच्चा क्लास में बहुत ही इंटेलिजेंट, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि क्या पता उस बच्चे ने जो टॉपिक मैंने आज टेस्ट में दिया था उस टॉपिक की उसकी अच्छे से तैयारी हो, शायद इसीलिए उसके 49 नंबर आ गए हैं। ये क्या बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर उस बच्चे ने उस टॉपिक की अच्छे से तैयारी कर रखी है तो उस बच्चे के 49 नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए एक दिन के बेस पर हम किसी भी बच्चे का क्या नहीं कर सकते, प्रयोग विधि के अंतर्गत अध्ययन नहीं कर सकते। नियंत्रित अवस्थाओं में अगर मुझे किसी की केस स्टडी करनी है, किसी के व्यवहार का अध्ययन करना है, तो उस बच्चे को मुझे अपने नियंत्रण में लेना होगा। नियंत्रण में लेना होगा का अर्थ है कि कुछ समय मुझे उसके हाव भाव, उसका व्यवहार और उसके साथ मिलना जुलना पड़ेगा, जिससे मैं उसके व्यक्तित्व को जान सकूं। उसके बाद मैं उस बच्चे पर प्रयोग कर सकती हूँ। इसके अंतर्गत आपने देख लिया 1879 के अंतर्गत, और नियंत्रित अवस्थाओं में किया गया प्रयोग ही, नियंत्रित अवस्थाओं में किया गया अध्ययन ही क्या है, प्रयोग है। ये परिभाषा मैं इसकी लिख देती हूँ। नियंत्रित अवस्थाओं में किया गया अध्ययन ही प्रयोग है। नियंत्रित अवस्था में मैंने आपको बता दिया कि मुझे उसको नियमित रूप से अपने अंतर्गत लेना होगा, उसके हाव भाव, उसके अभिव्यक्तियां जाननी होंगी और उसका व्यवहार निश्चित रूप से समय समय पर ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि एक प्रयोग में 3 प्रकार के चर हम पढ़ेंगे। एक प्रयोग के अंतर्गत 3 प्रकार के चर प्रभावित करते हैं। एक प्रयोग में 3 प्रकार के चर, 3 प्रकार के चर वेरिएबल्स बनते हैं। तो एक प्रयोग के अंतर्गत 3 प्रकार के चर बनते हैं। पहला चर है हमारा स्वतंत्र चर।
ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा है अस्वतंत्र चर, आश्रित चर। तीसरा है बाह्य चर, इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको बोलेंगे एक्सट्रानियस। ये हो गए 3 प्रकार के चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और बाह्य चर, जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सट्रानियस वेरिएबल। ये 3 प्रकार के चर ऐसे हैं जो प्रयोग को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले वाला पढ़ेंगे स्वतंत्र चर। पहले मैं आपको इनकी बेसिक बता दूं, फिर मैं आपको इनकी डेफिनेशन लिख के बता दूंगी। स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जिनको प्रयोग करने वाला अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है, यानी वे स्वतंत्र होते हैं। दूसरा है आपका आश्रित चर। आश्रित चर इस प्रकार के चर होते हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर होते हैं, यानी स्वतंत्र चर जो प्रयोग करता है उन पर ये आश्रित होते हैं। तीसरा है बाह्य चर, यानी स्वतंत्र चर और आश्रित चर के अलावा जितने भी और एक्सट्रानियस गतिविधियां हैं वो बाह्य चर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हम इसमें 3 पढ़ेंगे, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और बाह्य चर। अब देखिए कि जो मैंने आपको 3 प्रकार के चर बताए थे, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और बाह्य चर। 3 प्रकार के चर हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सट्रानियस वेरिएबल। स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जिसे प्रयोगकर्ता आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है। इसका एक उदाहरण देखिए, मैं आपको समझाऊंगी। और यानी जो प्रयोग करने वाला है उसके खुद के अंतर्गत वो खुद स्वतंत्र है कि वो स्वतंत्र चर को क्या कर सकता है, अपने इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सकता है। अगर उसे लगता है कि इसको परिवर्तन करके अच्छा फल देखने को मिलेगा तो उसको परिवर्तित कर सकता है। जैसे ही वो स्वतंत्र चर को परिवर्तित करेगा तो प्रभाव किस पे देखने को मिलेगा, आश्रित चर पे। देखिए आश्रित चर क्या है, स्वतंत्र चर के परिवर्तन से जो प्रभावित होता है वो क्या कहलाता है, आश्रित चर। यानी स्वतंत्र चर का प्रत्यक्ष रूप से अगर प्रभाव हम देखें तो किस पे देखेंगे, आश्रित चर पे। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है आपको, आश्रित, यानी ये किस पे आश्रित है, स्वतंत्र पे आश्रित है। तीसरा है बाह्य चर। बाह्य चर में यह चर वह चर है जो आश्रित चर को स्वतंत्र चर के अतिरिक्त प्रभावित करे। यानी आश्रित चर को एक तो स्वतंत्र चर प्रभावित करेगा, इसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं जो आश्रित चर को प्रभावित करेंगे इसको कहा गया है बाह्य चर। एक स्टेटमेंट इसमें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप, कि एक प्रयोग में इसी चर को नियंत्रित किया जाता है। अब मेरे को पता है ये तीनों आपके समझ में नहीं आए हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी जिससे आपको तीनों प्रकार के चर चुटकियों में समझ में आ जाएंगे। देखिए कि पंखे की स्पीड किससे बढ़ती, रेगुलेटर से। तो रेगुलेटर जो हो गया, उस रेगुलेटर को हम बोलेंगे स्वतंत्र चर। रेगुलेटर को बोलेंगे हम स्वतंत्र चर। इसमें मार्किंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 यानी स्पीड। अब ये जो स्वतंत्र चर है ये प्रयोगकर्ता के पास है। प्रयोगकर्ता जब स्वतंत्र चर को निर्धारित करेगा, परिवर्तन करेगा, तो प्रभाव किस पे देखने को मिलेगा,
प्रभाव आपको पंखे पर देखने को मिलेगा। कहने का अर्थ है कि एक प्रयोगकर्ता परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है। किसको? रेगुलेटर को। अगर प्रयोगकर्ता रेगुलेटर को कम करता है तो आश्रित चर जो किस पर आश्रित है? पंखा किस पर आश्रित है? रेगुलेटर पे। अगर हम स्पीड कम करेंगे तो पंखे की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो पंखे की स्पीड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो स्वतंत्र चर जो है वो परिवर्तन होते ही आश्रित चर पर प्रभाव पड़ेगा। तो पंखे की जो स्पीड है वो कंट्रोल किससे हो रही है? रेगुलेटर से। तो जिससे स्पीड कंट्रोल हो रही वो है स्वतंत्र, यानी इच्छा अनुसार इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं आश्रित पर प्रभाव देखने के लिए। तो एक प्रयोगकर्ता, ठीक है, प्रयोगकर्ता हो गया कि कोई भी व्यक्ति इसको बढ़ा रहा है तो वो स्वतंत्र चर को अधिक कर रहा है। क्या देखने के लिए? आश्रित चर की स्पीड देखने के लिए। तो पंखा हो जाएगा हमारा आश्रित चर, क्योंकि ये किस पर आश्रित है? रेगुलेटर पे आश्रित है। और स्वतंत्र चर है, रेगुलेटर कम अधिक करने से पंखे पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा। तीसरा है हमारा बाह्य चर। तो बाह्य चर कौन सा है? जो आश्रित चर को स्वतंत्र चर के अलावा प्रभावित करे। तो मान लीजिए आंधी आ गई, ठीक है, या भूकंप का एक झटका आ गया जो स्वतंत्र चर के अधीन नहीं है। अगर पंखा हिल रहा है, बिना चलाए हिल रहा है, तो वो स्वतंत्र चर के अंतर्गत नहीं हिल रहा, वो बाहरी चर, वो जो भूकंप का झटका है जो पंखे को हिला रहा है वो हमारा हो जाएगा बाह्य चर। और दूसरा आ जाएगा कि आंधी आ गई, आंधी के कारण जो पंखे की स्पीड है वो इम्बैलेंस हो रही है। पंखा हमने 2 की स्पीड पे कर रखा है, यानी चल रहा है, और आंधी आ जाती है, हम खिड़की दरवाजे खोल देते हैं तो कुछ तो फर्क पड़ेगा पंखे पे। या तो वो हिलेगा, और हिलेगा भी नहीं तो उसकी गति में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तो गति में जैसे ही परिवर्तन होता है, पंखे की गति में परिवर्तन होते हैं। वो जो परिवर्तन हुआ है वो स्वतंत्र चर के कारण नहीं हुआ है, वो किस चर के कारण हुआ है? बाह्य चर के कारण। अब इसमें ये जो लाइन मैंने आपको लिखाई थी ये मैं इंडिकेट करती हूँ कि एक प्रयोग में इसी चर को नियंत्रित किया जाता है। यानी जो रेगुलेटर है वो हमारे पास है, वो स्वतंत्र चर है परिवर्तन करने के लिए। पंखा जो है वो आश्रित चर है, क्योंकि वो किस पर आश्रित है? वो रेगुलेटर पे आश्रित है, स्वतंत्र पे आश्रित है। और अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो ना तो पंखे को कंट्रोल कर सकते हैं, ना रेगुलेटर को। हम आंधी या उस भूकंप के झटके को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो अगर कंट्रोल में हो जाए तो हम पंखे की गति देख सकें। यानी वे जो बाहरी चर आकर के, अनावश्यक चर एक तरह से हम इनको बोलेंगे, जो प्रयोग पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, जो एक तरह से ऋणात्मक ही होते हैं, उसको बोलते हैं बाह्य चर। अब देखिए एक एग्जाम्पल और मैं आपको दूंगी। वैसे हालांकि 99% आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ गया होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल और दूंगी कि क्लास में शिक्षक और छात्रों के बीच में विषय चल रहा है, कोई टॉपिक चल रहा है, तो जो शिक्षक हैं वो स्वतंत्र चर है, यानी वो कोई भी टॉपिक पढ़ाएगा वो बच्चों को पढ़ना होगा, यानी अपनी इच्छा अनुसार वो परिवर्तन कर सकता है। और वो जो बच्चे बैठे हैं वो किस पर आश्रित हैं? वो अध्यापक पे आश्रित हैं, इसलिए वो आश्रित चर हो गई कि जो अध्यापक पढ़ाएंगे वही उन छात्रों को, अभ्यर्थियों को पढ़ना होगा। ठीक है। अब जो तीसरा बाह्य चर है वो है कि कक्षा के बाहर से साफ सफाई के दौरान सफाईकर्ताओं की आवाज़ आना, जो उस पूरे वातावरण को डिस्टर्ब कर रही है, ना आश्रित चर को पूरी तरह से पढ़ने दे रही है और ना स्वतंत्र चर को पढ़ाने दे रही है। दूसरा, बाहर जानवरों की आवाज़ आना, कुत्ते भौंकने की आवाज़ आना, चिड़ियाँ चहचहाने की आवाज़ आना, बाहर कोई दूसरी कक्षा में फर्नीचर अरेंज कर रहे हैं तो उस फर्नीचर के जो दौरान जो आवाज़ आती है वो बाहरी चर है। तो हम जो प्रयोग कर रही हैं, यानी जो बच्चों को पढ़ा रही हैं, उस पढ़ाने के दौरान
क्या हम स्वतंत्र चर को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि स्वतंत्र चर अपना कार्य करेगा। और दूसरा, आश्रित चर को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बच्चे वो पढ़ेंगे। हम कंट्रोल कर सकते हैं तो किसको करेंगे, किसको नियंत्रित करेंगे? बाह्य चर को करेंगे, यानी उस आवाज़ जो हमें कक्षा में अनावश्यक माहौल पैदा करने के लिए आ रही है, क्लास से बाहर जा कर के उस आवाज़ को, फर्नीचर अरेंजिंग वाली आवाज़ को हम बंद करवा सकते हैं, ताकि हमें समायोजन में समस्या ना आए। जो बाहर सफाई कर्मी काम कर रहे हैं उनसे हम कह सकते हैं कि कक्षा के दौरान इस प्रकार की गतिविधियां ना करें। अगर जानवर बाहर भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं और किसी प्रकार की आवाज़ आ रही है, तो उनको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र चर को और आश्रित चर को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि एक प्रयोग के दौरान नियंत्रित चर कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आपका बाह्य चर, जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। और परिवर्तनीय चर कौन सा है? जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन चर आपका होगा स्वतंत्र चर। तो परिवर्तन आपको उदाहरण देके बताया था कि अगर हमें आश्रित चर पे परिवर्तन चर की स्पीड का अगर असर देखना है तो हम किसको परिवर्तन करेंगे? स्वतंत्र चर को। अगर हमें देखना है कि एक नंबर की स्पीड पे पंखा कितनी देर चलता है, तो हम 1 नंबर पे करेंगे तो हम पंखे की गति देख लेंगे, ठीक है। अगर हमें देखना है कि 5 नंबर पे पंखा कितनी स्पीड पे चलता है, तो हम स्वतंत्र चर को 5 पर इंगित कर देंगे, फिर देखेंगे पंखे की गति। तो परिवर्तन करने वाला चर कहलाता है आपका स्वतंत्र चर, और नियंत्रित करने वाला कहलाता है आपका बाह्य चर। आज दोस्तों हमने छात्र व्यवहार की अध्ययन विधियों को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। एक बार हम मोटा मोटी तौर पर रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने मनोविज्ञान की उत्पत्ति और उसका क्षेत्र वगैरह जाना। किन किन वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की क्या परिभाषाएं दी वो हमने पढ़ी, और उसके बाद जो छात्र समीकरण था, जो फॉर्मूला था, वो हमने पढ़ा। R बराबर S विद इन ब्रैकेट R बराबर F विद इन ब्रैकेट SO, वो छात्र समीकरण फॉर्मूला पढ़ा। उसके बाद हमने जो छात्र व्यवहार की अध्ययन विधियां हैं, जो कुल कितनी थी, 5 अध्ययन विधियां थी जो हमने पढ़ी। पहली, एक बार टिप्स पे याद करेंगे, अवलोकन विधि, निरीक्षण विधि, जिसको ऑब्जर्वेशन मेथड बोला जाता है, ठीक है। अवलोकन विधि के अंतर्गत हमने 2 प्रकार के सब पार्ट्स पढ़े थे, उसके 2 विभाजित पार्ट पढ़े थे। कौन से? सहगामी और सहभागी और असहभागी, यानी उसके अंतर्गत भाग लेकर के असहभागी यानी दूर से बैठकर पढ़ने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा? साक्षात्कार। जी हाँ, बिल्कुल, साक्षात्कार पढ़ा था, जो हमने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार पढ़े थे। और तीसरी हमने पढ़ी थी प्रश्नावली, जिसमें खुले व बंद प्रश्न थे, ठीक है। और प्रश्नावली में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई थी कि प्रश्न का निर्माण करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सरल होना चाहिए, जो शब्द भाषा है हमारी वो सरल होनी चाहिए, प्रश्न अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए, और प्रश्नों के अंतर्गत विशेषज्ञ त्रुटि नहीं आनी चाहिए, जिससे बच्चे को समायोजन करने की आवश्यकता ना पड़े, जो बच्चा है वो आसानी से प्रश्नों का हल दे सके, ठीक है। 3 हो गए। चौथा हमने आज पढ़ा था मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में मैंने आपको बताया था कि जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, और मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत हमने 3 मुख्य बिंदु पढ़े थे। मानकीकरण, याद आया आपको? विश्वसनीयता और मानकीकरण, विश्वसनीयता और वैधता, इन 3 शब्दों को हमने मनोवैज्ञानिक परीक्षण में पढ़ा था। 5वां हमारे पास आया प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम प्रयोगशाला थी, ठीक है, जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था सबसे पहला,
वो किसने बनाया था? विलियम वुड ने स्थापित की थी। कहाँ पर? जर्मनी में। जर्मनी में किस क्षेत्र में? लिप्जिग में। और ये कब यानी किस सन में इसको निर्मित किया गया था? तो 1879 में इसको निर्मित किया गया था। इसके अलावा प्रयोग के अंतर्गत कि नियंत्रित अवस्थाओं में छात्र का किया गया अध्ययन ही प्रयोग कहलाएगा। यानी एक बार के पढ़ने से, एक बार के उसका रीआउट देखने से हमें ये नहीं पता चलता कि ये बच्चा वास्तव में सही है या गलत। मैंने आपको बताया था कि पहले दिन जो बच्चा आया था उसने एग्जाम्पल दे करके उसने 49 नंबर लेकर के आए थे। 49 नंबर से हम उसको ये नहीं बता सकते कि वो इंटेलिजेंट है। पांचवी हमारी प्रयोग विधि के अंतर्गत हमने 3 प्रकार के चर पढ़े हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। स्वतंत्र चर जो रेगुलेटर है, जो आश्रित चर जो पंखा है, और बाह्य चर जो मैंने आपको आंधी बताई थी। और इन सभी चरों के अंतर्गत जिस चर को हम नियंत्रित कर सकते हैं वो बाह्य चर है, और परिवर्तन चर यानी जिसको परिवर्तन करके आश्रित पर उसका प्रभाव दे सकते हैं तो वो है स्वतंत्र चर। तो आज दोस्तों हमने छात्र व्यवहार की अध्ययन विधियां समाप्त कर ली हैं, और आने वाले जो वीडियो हैं उसमें आपके लिए मैं नया टॉपिक लेकर के आऊँगी। और उससे पहले आज मैं आपको बताऊँगी कि मेरा जो वीडियो है वो आपको प्रत्येक दोपहर 3 बजे प्राप्त होगा। इसके लिए आप नोटिफिकेशन देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।